अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फ़ाइन। आज हम ग्राफ थ्योरी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज ग्राफ थ्योरी के इस लेक्चर में कुछ ग्राफ की टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारी जो मेन दो टॉपिक्स हैं वो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म है और सब ग्राफ है जो हमने आज आज जिसको हमने डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं पेंडेंट ग्राफ पेंडेंट वर्टेक्स की। पेंडेंट वर्टेक्स को लीफ भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज लीफ और एंड वर्टेक्स। इसके ये दो नाम और भी हैं, ठीक है। तो पेंडेंट वर्टेक्स में हमारे पास वर्टेक्स कब पेंडेंट होगा, जब उसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अ वर्टेक्स इज पेंडेंट का मतलब हार होता है ना। तो जिस तरह आपके पास हार या जैसे पेंडुलम लटक रहा होता है, तो पेंडुलम बेसिकली जस्ट एक ही रॉड से लटक रहा होता है, तो उसको हम पेंडेंट या पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा वर्टेक्स जिसका जो पेंडेंट होगा वो कब वर्टेक्स पेंडेंट कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ डिग्री 1। इसको लीफ भी कहा जाता है या फिर एंड वर्टेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अ पेंडेंट वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एग्जैक्टली वन अदर वर्टेक्स। अ पेंडेंट वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एग्जैक्टली वन अदर वर्टेक्स, ठीक है। और इसी तरह जो पेंडेंट वर्टेक्स है कैन बी अ पेंडेंट वर्टेक्स कैन बी फाउंड टू बी द एंड वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द एंड वर्टेक्स, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, एग्जांपल के लिए आप देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है v1 v2 v3 एंड v4, ठीक है। और हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो ग्राफ है, अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो v1 है, इस वर्टेक्स की डिग्री भी 1 है और v4 की भी 1 है। तो v1 एंड v2 आर कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्सेस और एंड वर्टिसेस, ठीक है। v1 एंड v4 आर लीव्स, इनको लीव्स भी कहा जा सकता है या फिर एंड वर्टिसेस भी बोल सकते हैं या फिर पेंडेंट वर्टिसेस भी कहा जा सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और ग्राफ है, फॉर एग्जांपल v1 v2 v3 v4 v5 एंड v6। तो इस वाले ग्राफ में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 है, v6। तो इस वाले ग्राफ में आपके पास v6 इज़ एंड वर्टेक्स और पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। तो आपके पास ये जो ग्राफ होता है उसके अंदर पेंडेंट वर्टेक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी तादाद जो है वो कोई एग्जैक्टली फिक्स नहीं है। तो पेंडेंट वर्टेक्स जो होते हैं वो एंड वर्टिसेस को बोला जाता है जिसकी डिग्री सिर्फ एक हो। डिग्री एक का मतलब है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही एज निकल रहा होता है, दो नहीं निकल रहे होते, ठीक है। अगर हम इसी v6 वाले में इसको हम v4 से ज्वाइन कर दें तो फिर अब इस ग्राफ के अंदर कोई पेंडेंट वर्टेक्स नहीं रहेगा या कोई एंड वर्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ट्रिवियल ग्राफ की। ट्रिवियल ग्राफ, ट्रिवियल का मतलब होता है रिवायती या आम, ठीक है। तो आम तौर पे ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ वन वर्टेक्स हो उसको कहते हैं ट्रिवियल ग्राफ। अ ग्राफ विथ ओनली वर्टेक्स एंड, अगर एक ही वर्टेक्स है तो फिर और एज कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नो एज इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ, ठीक है। इसकी एक सिंगल एग्जांपल है कि ये जो g1 है जिसमें हमारे पास वर्टेक्स v1 पड़ा हुआ है, g1 ये ट्रिवियल है, ठीक है। अब इस तरह का हमने पहले भी कहीं देखा था। हमने कहा था कि ये जो अकेला वर्टेक्स होता है इसका हमने नाम दिया था आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अ ग्राफ विद आइसोलेटेड वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल। अ ग्राफ विद
आइसोलेटेड वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, एक और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नल ग्राफ की। नल ग्राफ में हमने कहा था कि ऐसा ग्राफ जिसमें कोई एज नहीं होता और सिर्फ वर्टिसेस होते हैं, जैसा कि नल ग्राफ की एग्जांपल है ये v1 v2। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ्स में जो ग्राफ होता है आपका जिसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स होता है और उसमें कोई एज नहीं होता, उसको हम n(1) का नाम देते हैं। तो ये n(1) इसका नाम है। तो n(1) जो है वो क्या है, एक ट्रिवियल ग्राफ है। ठीक है, n(1) इज ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा और कोई एज नहीं होगा, और या फिर हम कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल ग्राफ। और ट्रिवियल ग्राफ में आपके पास जो ग्राफ होता है उसको हम नल ग्राफ का नाम देंगे अगर वो n(1) से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री सीक्वेंस का। डिग्री सीक्वेंस जो है वो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड। अभी तक हम जितने ग्राफ्स पढ़ रहे हैं वो सारे अनडायरेक्टेड पढ़ रहे हैं, यानी कहीं पे एरो नहीं लगे हुए, डायरेक्शंस नहीं लगी हुई। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ डिग्री सीक्वेंस ऑफ किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का जो डिग्री सीक्वेंस है इज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स डिग्रीज। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स डिग्रीज। अब वर्टेक्स डिग्री क्या थी, वर्टेक्स की डिग्री का मतलब था कि आपके पास एक ग्राफ बनाया जाए और हाँ जी, डिग्री सीक्वेंस में हम देखा है जैसे कि डिग्री सीक्वेंस हमारे पास पहले तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का होगा, और डिग्री सीक्वेंस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ्स की डिग्रीज़ होती हैं, डिग्रीज़ का मतलब एक ग्राफ में से कितने एज निकल रहे हैं। ठीक है, उसको आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम जो बुक यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उसमें हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, तो उसको हम डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं। उसकी मिसाल ले लें, आपके पास ये ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आपके पास अब सारे जो वर्टिसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सारे वर्टिसेस की हम डिग्रीज काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 1 है, वर्टेक्स 1, इसमें से एक एज निकल रहा है तो इसकी डिग्री 1 होगी। वर्टेक्स 2 में से 1, 2 और 3 एज निकल रहे हैं, इसकी डिग्री 3 होगी। इसी तरह वर्टेक्स 3 में से 1, 2 और 3 निकल रहे हैं, 4 में से 2 निकल रहे हैं, 5 में से 1, 2, 3, 4, 5। ये जो लूप होता है ये 2 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी वर्टेक्स के ऊपर लूप आ रहा है तो वो जो लूप है वो एक एज जो है, एक लूप में से 2 एज निकल रहे हैं, यानी वो उसी से निकल भी रहा है और उसी पे ज्वाइन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लूप है ये 2 दफ़ा काउंट हो जाएगा, और ये फिर 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, वर्टेक्स 5 पे टोटल 5 एजेस निकल रहे हैं। वर्टेक्स 6 पे कितने हैं, 2, और 7 पे कोई एज नहीं है। तो अगर हम इनको तरतीब से लिख लें, वर्टेक्स 1 की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ 1 1 के बराबर है। डिग्री ऑफ 2 1, 2, 3। डिग्री ऑफ 3 1, 2, 3। डिग्री ऑफ 4 1, 2। फिर डिग्री ऑफ 5 1, 2, 3, 4 और ये 5। और फिर डिग्री ऑफ 6 1, 2। और डिग्री ऑफ 7 में से कोई भी वर्टेक्स नहीं, एज नहीं निकल रहा, ये आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स है, इसलिए इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो गिवन ग्राफ है जी, उसका वर्टेक्स सीक्वेंस क्या बनेगा, हमने सबसे छोटे से शुरू करना है। सबसे छोटा नंबर है 0, फिर 1, फिर आपके पास 2 दफ़ा 2 आया हुआ है, फिर 2 दफ़ा 3 आया हुआ है, और फिर 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातों डिजिट्स का हमने सातों वर्टेक्सेस का लिख लिया। तो ये आपका, ये जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं।
दोनों तरह लिखा जा सकता है। ये दोनों आपके पास डिग्री सीक्वेंस कहलाते हैं इस गिवन ग्राफ जी के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ग्राफ्स में भी होती है, फंक्शंस में भी होती है, मैट्रिसेस में भी होती है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि अगर आप दो चीज़ों के दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मिरर देख रहे हैं खड़े होके, तो आप एग्जैक्टली जो आप मिरर में जो नज़र आ रहा है आपको इमेज, वो एग्जैक्टली आप नहीं है, लेकिन आपका एक इमेज है, ठीक है। तो वो जो आपका इमेज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जैसा है। आपकी आइज़, आपकी नोज़, हर चीज़ जो है वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, यानी जैसे आपकी है वैसी ही मिरर इमेज में आपकी नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ्स के अंदर, तो ग्राफ में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि आपके पास एक ग्राफ है ए बी सी, और यहाँ से हम एक और निकाल देते हैं डी, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ है। एक और ग्राफ है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये दो ग्राफ्स हैं, ठीक है, इनके अंदर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आपने चेक करनी है। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ़ एजेस पहले बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए दोनों के। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्टिसेस सेम होने चाहिए। देखें 1, 2, 3, 4 वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स सेट डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 4। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास, अगर आप वर्टिसेस सेट में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें, आप इसको बना लें, वर्टेक्स सेट को इस तरह से बना लें 1, 2, 3 एंड 4। सॉरी, पहले वाला सेट हमारा है ए बी सी एंड डी, और दूसरा आपका है 1, 2, 3 एंड 4। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब अब किस तरह से होगा कि हमने किस तरह एक दूसरे को हमने किस तरह कहना है कि कौन सा वर्टेक्स दूसरे के साथ मुशाबत रख रहा है। तो वो मुशाबत रखने को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। उसके लिए अब आप एजेस को भी चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पहले ए को देख लें, ए में से कितने एज निकल रहे हैं? 1, 2 और 3, ठीक है। तो आपके पास जो दूसरा ग्राफ है, इसमें से जो एज निकल रहे हैं, जिसमें से 3 निकलेंगे वो ए से मुशाबत रखेगा, ठीक है। तो ये जो आपका वर्टेक्स 2 है, इसमें से भी 1, 2 और 3 एज निकल रहे हैं। इसका मतलब है ए की 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है 2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखें बी, बी जो है वो ए के साथ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ए की वर्टेक्स निकल रहा है एंड आपका टर्मिनल वर्टेक्स है ये, इसमें से एक ही वर्टेक्स निकल रहा है और ए से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। यानी ऐसे वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा है जिसकी डिग्री 3 थी। तो इसका मतलब है कि इसने किसी ऐसे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन होना है जिसकी डिग्री मतलब इसकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी किसी टर्मिनल वर्टेक्स से। टर्मिनल वर्टेक्स का मतलब एंड वर्टेक्स जिनकी डिग्रीज 1 है, ठीक है। तो सी की भी डिग्री 1 है, डी की डिग्री भी 1 है, बी की भी इसी तरह 1 की, 3 की और 4 की डिग्रीज भी 1 है। और ये तीनों जो हैं वो 2 से ज्वाइन हो रहे हैं, तीनों किसी ऐसे वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे हैं जिनकी डिग्री 3 थी। जैसे यहाँ पे बी, डी और सी तीनों किसी ऐसे वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे हैं जिनकी डिग्री 3 थी, ठीक है। तो अब आप बी को 1 के साथ भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दे सकते हैं, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप बी को 1 के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो आप देखिए कि जो बी था वो मेन ग्राफ में ए के साथ ज्वाइन हो रहा था। बी जो है वो मेन ग्राफ में ए के साथ ज्वाइन हो रहा था, तो 1 जो है वो मेन ग्राफ में 2 के साथ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो ए और 2 एक दूसरे से मुशाबत रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके साथ जो ज्वाइन हो रहे हैं वो भी आपस में मुशाबत रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास 1 जो है वो 2 से ज्वाइन हो रहा था, ए जो है वो बी से ज्वाइन हो रहा था, दोनों के वर्टेक्स भी सेम है, ठीक है। मतलब वर्टेक्स सेम होने का मतलब है दोनों के वर्टेक्स जो हैं वो टर्मिनल वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये तीनों टर्मिनल हैं, इसी तरह ये वाले तीनों भी टर्मिनल हैं, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह जो सी है वो 3 के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रख रहा है, और जो 4 है वो डी के साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस रख रहा है। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम मिरर इमेज या मुशाबत रखने वाला, मुशाबत अगर कोई रखता होगा तो उसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये दूसरे ग्राफ में कोई एक भी ऐसा वर्टेक्स आ जाता, यहाँ पे 5 आ जाता, तो आपके पास यहाँ पे एक 5 आ जाता, तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ना होती, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी एक और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर 5 की बजाय यहाँ पे आपका ये जो मेन वर्टेक्स, मेन आपका जो ग्राफ है,
इसके अंदर कोई वर्टेक्स जो है वो 2 के साथ मुशाबत रख रहा होता, या यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कम होते, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस पहले तो सेम होने चाहिए ना। तो अगर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस इस वाली साइड पे कम होते तो फिर भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आनी थी, ठीक है। तो अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद अब हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जब हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की तरफ चलते हैं तो हम कहते हैं कि टू ग्राफ्स G1 एंड G2, पहले तो आइसोमॉर्फिक होने के लिए 2 मुख्तलिफ ग्राफ्स का होना ज़रूरी है जिनके दरमियान हम आपस में आइसोमॉर्फिज्म चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, इसके आगे कंडीशंस हैं। नंबर 1, इफ़ देयर इज़ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी 2-3 तरह से इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। पहली डेफिनेशन का पहला हिस्सा हम कहते हैं कि देयर इज़ 1 to 1 1-to-1 correspondence between their vertices and edges। edges और vertices दोनों में 1-to-1 correspondence होनी चाहिए, और इस तरह से होनी चाहिए such that इंसिडेंस रिलेशनशिप, इंसिडेंस का मतलब है, इंसिडेंस मैंने आपको बताया था एज के लिए, कि एज जो है, एज का रिलेशन जो है वो सेम रहे। इंसिडेंस रिलेशन इज प्रिजर्व्ड। इंसिडेंस रिलेशन प्रिजर्व होने का मतलब है कि अगर 2 ग्राफ आपस में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि बी जो है वो 1 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग था, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, तो जितने वर्टिसेस के साथ बी ने एज बनाया है उतने ही वर्टिसेस के साथ 1 का भी होना चाहिए, ठीक है। और जितनी डिग्री बी की बन रही थी उतनी ही डिग्री 1 की होनी चाहिए, ठीक है। बी ने सिर्फ एक वर्टेक्स के साथ एज बनाया था, 1 ने भी एक के साथ ही बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो 1 बी है उसकी डिग्री 1 थी, तो 1 जो वर्टेक्स था उसकी डिग्री भी 1 थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी एडजेंस इंसिडेंस, ये जो है ना इनके दरमियान इंसिडेंस होने का मतलब क्या है, इनके दरमियान एज है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एडजेसेंट और इंसिडेंस, ये 2 टर्म्स हम पढ़ेंगे। एडजेसेंट का मतलब है कि 2 वर्टिसेस आपस में जुड़े हुए हैं, और इंसिडेंस होने का मतलब है कि उनके दरमियान एज मौजूद है। इंसिडेंस होना मतलब एज होना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि इंसिडेंस रिलेशन इज़ प्रिजर्व्ड। और सेकेंडली हम कहते हैं कि आपके पास ये जो दोनों आपके पास ग्राफ्स हैं, अगर दोनों G1 एंड G2 अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय G1 इज इक्वल टू G2। या तो हम लिखेंगे कि G1 और G2 बराबर हैं, या हम लिखेंगे कि G1 इज कनकरेंट टू G2। कनकरेंट के लिए हम लिखते हैं G1, कनकरेंट के लिए इक्वल के ऊपर छोटी सी मद डाल दी जाती है, G1 इज कनकरेंट टू G2, ठीक है। ये जो मैंने अलामत लगाई है इसका मतलब है कनकरेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया कि अब ये तो आ गया आपके पास डेफिनेशन, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के, इसका मतलब है टोटल 4 हिस्से हैं, यानी आप किसी 2 ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक चेक करना है तो आपने क्या क्या करना है, ठीक है। देयर आर टोटल 4 नेसेसरी कंडीशंस टू चेक दी आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट अब हम कहते हैं कि देयर आर 4 नेसेसरी यानी लाजमी कंडीशंस, चारों का होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आइसोमॉर्फिक होगा। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है। चेक आइसोमॉर्फिज्म, उसमें कंडीशंस कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन हमारे पास आती है कि दोनों में नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी सेम, ठीक है। इस तरह भी बोल सकते हैं, या हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ ग्राफ G1 शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ ग्राफ G2। ग्राफ की डिग्री बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, सेम नंबर ऑफ एजेस, यानी नंबर ऑफ एजेस शुड बी सेम। और इसको हमने नंबर ऑफ एजेस को हम लेंथ का नाम देते थे ना, तो लेंथ ऑफ G1 शुड बी लेंथ ऑफ G2, ठीक है। थर्ड पे हम कहते हैं कि दोनों ग्राफ्स की सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस
ग्राफ के जो डिग्रीज हैं, मतलब एक जैसी डिग्री के नंबर ऑफ ग्राफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे अब आप ऊपर देखें कि डिग्री वन का ग्राफ जो है वो इस वाले एग्जांपल में, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें डिग्री वन का कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 यानी 3 है, ठीक है। इसी तरह डिग्री 3 के 1 है। इसी तरह दूसरे ग्राफ में अगर हम पहले वाले में चेक करें तो इसमें डिग्री 1 के कितने हैं, ये C, D और B 3 है, ठीक है। और डिग्री 3 के 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेम डिग्रीज के जो वर्टिसेस थे उनकी तादाद भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस विद सेम डिग्रीज, ठीक है। दोनों जिनकी डिग्रीज बराबर हैं वो उनकी तादाद भी बराबर होनी चाहिए। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है, देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ साइकिल वेक्टर और डिग्री सीक्वेंस, ठीक है। साइकिल वेक्टर का मतलब है अगर कोई साइकिल बन रहा है, कोई ग्राफ बंद हो रहा है, तो जो बंद ग्राफ होगा ना उसके अंदर आपका जिस तरह यही वाले ग्राफ्स अगर आप बंद कर दें, इसमें आप कोई पार्ट अगर आप बंद कर देते हैं, तो अब हमने यहाँ पे कहा है 3 और C आपस में एडजेसेंट था, तो जिस तरह का 3 ने एक्ट करना है वैसे ही C ने एक्ट करना है। अगर आप 3 का 4 के साथ एज बनाते हैं, ठीक है, ये एक साइकिल बन गया, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4। तो अब यहाँ पे भी C का एज किससे बनना चाहिए, उससे बनना चाहिए जिससे 4 जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस था। 4 किसके जैसा था, D जैसा। तो इसका मतलब है C ने D के साथ एज बनाना है, ठीक है। तो अब आपका ये जो दोनों ग्राफ हैं फिर भी आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साइकिल वर्टेक्स, साइकिल वेक्टर सेम साइकिल वेक्टर एंड सेम डिग्री सीक्वेंस। ये तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आखिरी चौथा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई दफ़ा नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस भी सेम आ रहे होते हैं। तो ये जो आखिरी पॉइंट है हमारा, ये आखिरी पॉइंट हमें बताता है कि हमारे दो ग्राफ्स जो हैं वो सेम थे या नहीं। इसके हम एक एग्जांपल करते हैं, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है कि शो दैट G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2। अब आप यहाँ पे G1 देखें कि A, B, C, D और E, इसमें टोटल 5 वर्टिसेस हैं। इसी तरह G2 में भी A डैश, B डैश, C डैश, D डैश और E डैश, टोटल 5 वर्टिसेस हैं। तो अब आपने इसको चेक करना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं। और अगर आप एक और चीज़ देखें कि इनके अंदर क्लोज्ड डायग्राम्स यानी जो मेन इसके साइकिल्स बन रहे थे वो देखें, एक ये छोटी ट्राइंगल बन रही है, एक ये बन रही है। इसी तरह यहाँ पे भी एक ये बड़ी ट्राइंगल बन रही है और एक ये ट्राइंगल बन रही है, यानी साइकिल वर्टिसेस भी मौजूद है अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G1 और G2 कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे G1 के वर्टिसेस का सेट बना लें। वर्टेक्स सेट ऑफ G1 क्या है, A, B, C, D एंड E। वर्टेक्स सेट ऑफ G2 क्या है, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश एंड E डैश, ठीक है। डिग्री ऑफ G1 बनी 5 एंड डिग्री ऑफ G2 क्या बन गई 5। इसी तरह अब हम एजिस का भी नाम रख लेते हैं और एजिस का सेट भी बना लेते हैं, ठीक है। तो एजिस के लिए आप यहाँ पे अगर देखें टोटल एजिस काउंट करें अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 एजिस हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी जो टोटल इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ G1 क्या बन गई है 6। इसी तरह लेंथ ऑफ G2 क्या बन रही है, यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेंथ ऑफ G2 क्या बन रही है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ G1 इज इक्वल टू 6 एंड लेंथ ऑफ G2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिग्री सीक्वेंस भी बना लेते हैं इनके, यानी हर वर्टेक्स की डिग्री भी अलग-अलग से मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ G1 के लिए जब हम निकालेंगे, इसी तरह डिग्री ऑफ G डैश के लिए भी हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले डिग्री हर वर्टेक्स की अलग निकालेंगे, A की, B की, C, D एंड E। इसी तरह डैशेस में भी डिग्री ऑफ A डैश, B डैश, C डैश, E डैश एंड डिग्री
सॉरी डी डैश एंड डिग्री ऑफ ई डैश। तो अब यहाँ से अगर आप देखें ए की बी सी डी ई और इन सब की डिग्रीज, हम बाद में डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, पहले डिग्री की तरफ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मेन जी ग्राफ में देखें, ए के अंदर से कितने वर्टेक्स निकल रहे हैं, 1 2 और 3। एक, दो और 3, ठीक है। तो यहाँ से ए की डिग्री 3 हो जाएगी। इसी तरह बी में 1 और 2, बी की डिग्री 2 हो जाएगी। सी में 1 2 और ये 3, सी में से 3 निकल रहे हैं। डी में भी 1 2 और 3 और ई में से 1 निकल रहा है, ठीक है। ई क्या है इसका, ई एंड वर्टेक्स या टर्मिनल वर्टेक्स या लीफ है इस ग्राफ का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देख लें दूसरे ग्राफ में, ए डैश में से 1 2 एंड 3, बी डैश में से 1 एंड 2, सी डैश में से 1 2 एंड 3, डी में से 2 3 और ई में से 1, ठीक है। तो अब हम इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ए में देखा, ए में से कितने निकल रहे थे, 3, बी में से 2, सी में से 3, डी में से 3 और ई में 1 था, ठीक है, मेन ग्राफ जो जी था। इसी तरह ए डैश बी डैश वगैरह में ए डैश से 3, बी डैश से 2, सी डैश से 3, डी डैश से 3 और ई डैश से 1, ठीक है। तो अब आपके पास ये, अब कॉरेस्पॉन्डेंस भी चेक करनी है हमने, वो इसके बाद चेक करते हैं, ग्राफ्स को दोबारा से ड्रॉ करके फिर चेक करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देखें कि इसका सीक्वेंस, डिग्री सीक्वेंस क्या बनेगा, डिग्री सीक्वेंस इसका, डिग्री सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, छोटा लिखते हैं सबसे पहले, तो ये बनेगा 1, फिर आगे 2 और फिर 3 दफ़ा 3, ये डिग्री सीक्वेंस है किसका, जी का। इसको हम एस ऑफ जी का नाम दे देते हैं, ठीक है, G1 का। इसी तरह एस ऑफ G2 क्या बनता है, इसमें भी एक दफ़ा 1 आया, एक दफ़ा 2 आया और फिर 3 दफ़ा 3 आया, तो ये बनेगा 1 2 3 3 एंड 3, ठीक है। तो अब आपने, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन पे चलें, तो सबसे पहले आप देखें डेफिनेशन का जो पहला हिस्सा था, पहले हिस्से के मुताबिक नंबर ऑफ़ वर्टिसेस आपके दोनों ग्राफ्स के सेम होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे देखें G1 में भी, यानी G1 की डिग्री भी 5 है और G2 की भी डिग्री 5 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस नंबर 1 डिग्री ऑफ G1 is equal to 5 which is equal to degree of G2, so number of vertices in G1 and G2 are same। इसी तरह आप सेकंड पे एजेस पे आते हैं, हमने लेंथ देखी थी, दोनों में 6 6 एजेस मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि लेंथ ऑफ G1 is equal to 6 which is equal to length of G2, so number of edges in G1 and G2 are सेम, ठीक है। नेक्स्ट हम नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 में हमारे पास था इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद सेम एजेस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास सबसे पहले डिग्री 3 के कितने वर्टिसेस मौजूद हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आप इसे काउंट कर लें, ठीक है। वर्टिसेस विद डिग्री 3, वर्टिसेस विद डिग्री 3, नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 3 कितने हैं, 3। इसी तरह नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 2 कितने आए थे, 1 आया था। और नंबर ऑफ, यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1 आया था और फिर इसके बाद ये 3 3 वाले आए थे और 1 आपका 1 वाला आया था, ठीक है। तो इसका मतलब है लास्ट पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 1 कितने आए हैं, 1 आया है, ठीक है। तो ये आपके पास इन G1। इसी तरह इन G2 नंबर ऑफ वर्टिसेस with degree 3, number of vertices with degree
2 and number of vertices with degree 1। 3 वाले कितने थे यहाँ पे सेकंड ग्राफ G2 में? अगर आप देखें तो 1, 2 और 3, 2 वाला एक था और फिर डिग्री 1 वाला फिर एक था। ठीक है, तो ये बनेंगे 3 डिग्री के 3 है, 2 डिग्री के का 1 है और 1 डिग्री का 1 है। तो आपके पास दोनों में नंबर ऑफ वर्टिसेस विद सेम डिग्री भी सेम है, 3, 1, 1 और यहाँ पे भी 3, 1, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस विद सेम डिग्री आर आल्सो सेम। ठीक है, अब हम लास्ट पे चलते हैं। लास्ट चौथा पार्ट इसका था। चौथे पार्ट में हमने कहा था कि दोनों के डिग्री सीक्वेंस बराबर होने चाहिए। तो डिग्री सीक्वेंस अगर आप और करें, दोनों का हमने पीछे निकाला था 1 2 3 3 3 और 1 2 3 3 3। तो डिग्री सीक्वेंस ऑफ G1 एंड G2 दोनों का सेम आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिग्री सीक्वेंस ऑफ G1 वो आया था 3 3। अगर हम छोटे से बड़े पे लिखें हमारी बुक में, क्योंकि छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो इसको हम बड़े से छोटे पे भी लिख सकते हैं, छोटे से बड़े पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बन रहा है 1 2 3 3 3 और यही वाला सेम एग्जैक्टली डिग्री सीक्वेंस आया था G2 का। ठीक है, और अब हम साइकिल्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो साइकिल वेक्टर्स कौन कौन से हैं अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे डिग्री के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डेंस देखें तो हम यहाँ पे ग्राफ एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये हमने दोनों ग्राफ्स दोबारा बना लिए हैं और ये जो ब्रैकेट में मैंने नंबर लिखा हुआ है ये मैंने डिग्रीज लिखी हैं, जैसा कि ए की डिग्री 3 है, बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री 3 है, डी की डिग्री 3 है, ई की डिग्री 1 है। इसी तरह ए डैश की 3 है, बी डैश की 2 है, सी डैश की 3, डी डैश की 3 और ई डैश की 1। अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने लगे हैं। ठीक है, पहले तो ये हमें याद रखना है कि हमने सेम डिग्री वालों की कॉरेस्पॉन्डेंस सेम रखनी है। ठीक है, अब हमें पता है ई डैश की और ई की दोनों की डिग्री 1 है और ये एक एक ही है, तो ई और ई डैश आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, इन दोनों की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ई डैश इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू ई। ठीक है, इसी तरह डिग्री 2 वाला भी एक ही वेक्टर है दोनों में, बी डैश और दूसरी तरफ उसका नाम रखा हुआ है बी। ये दोनों भी आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हम एरो डबल साइडेड एरोस लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिग्री 3 वाले पे। अब डिग्री 3 वाले की थोड़ा सा आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। अब आप लेते हैं यहाँ से ए, हम इस ए को ले लेते हैं। ठीक है, ए की डिग्री है 3। अब ए किस किस के साथ ज्वाइन कर रहा है? एक तो ए ज्वाइन कर रहा है डिग्री 2 वाले वर्टेक्स के साथ और 2 ये डिग्री 3 वाले वर्टिसेस के साथ ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने एक ऐसा वर्टेक्स डिग्री 3 वाला लेना है जो एक तरफ डिग्री 2 वाले वर्टेक्स और एक तरफ डिग्री 3 वाले के साथ ज्वाइन करे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से अगर हम इस ए को चेक करें डैश को, तो एक तरफ ये डिग्री 2 वाले के साथ ज्वाइन हो रहा है और एक तरफ ये डिग्री 3 वाले के साथ ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे सी डैश को देखें तो ये भी एक तरफ डी डैश के साथ और एक तरफ बी डैश के साथ, यानी डिग्री 2 और 3 वाले के साथ। आप दोनों में से मतलब अब जो ए डैश है वो सी डैश के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है और फिर ए डैश के साथ भी कर सकता है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि ये सी डैश के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, अब ए के बाद आप ले लें, हमने ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, अब हम सी पे चलते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो सी वर्टेक्स है इसकी डिग्री कितनी है? 3। और ये यहाँ पे 3 जगह पे ये आपके पास ज्वाइन हो रहा है। किस तरह से ज्वाइन हो रहा है कि ये यहाँ से भी, अच्छा जो आपके पास जो सी है ये एक तरफ डिग्री 3, फिर दूसरी तरफ डिग्री 3 और तीसरी तरफ डिग्री 2 वाले के साथ हो रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हमने ए को किया है, अब हम सी को चेक कर रहे हैं। तो सी की कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हम देखें तो हमारे पास किसी ऐसे वेक्टर के साथ, अब वेक्टर बच कौन कौन से गए हैं? एक डी रहता है हमारे पास डिग्री 3 का और एक हमारे पास रहता है एक डी डैश रहता है और एक हमारा ए डैश रहता है। इन दोनों में से किसी एक के साथ ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, अब किसके साथ करना है? आप पहले देखें कि डी जो है जिसके साथ, पहली बात है कि सी को अगर हम डी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करवाते हैं तो डी जो है वो आगे 1 डिग्री वाले के साथ
एज बना रहा है, इंसिडेंट है, ठीक है, या एडजेसेंट है। लेकिन यहाँ पे जो सी है ये किसी ऐसे वर्टेक्स के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं हो रहा। यहाँ पे आप सी को अगर आप डी के साथ करते हैं, कॉरेस्पॉन्ड करते हैं सी को, तो वो आपका 3 और 1 वाले के साथ ज्वाइन हो रहा है, 2 वाला बीच में फिर से निकल जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि किसी ऐसा वर्टेक्स जो कि 2 के साथ भी ज्वाइन होता है, तो वो ए डैश है। ए डैश ऐसा वर्टेक्स है जो आगे एक 2 एज वाले वर्टेक्स के साथ भी ज्वाइन हो रहा है, 3 एज वाले वर्टेक्स के साथ भी ज्वाइन हो रहा है, और फिर सी के साथ भी हो रहा था, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं कि जो आपका सी है वो ए डैश के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरह मतलब आपका ये ए डैश के साथ भी कर सकता था, सी और सी डैश आपस में भी कर सकते थे। इसको हम यूँ भी लिख सकते थे कि सी इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी डैश एंड ए इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए डैश। उसकी वजह ये है कि ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट आपका रह गया डी। तो डी जो है वो आपका जो एज है वो डी आपका एज जो है वो एक 1 वाले के साथ, फिर एक सी 3 वाले के साथ, और फिर 3 वाले के साथ, यानी डी जो है वो जिनके साथ ज्वाइन हो रहा है वो उनके डिग्रीज क्या है, 1 3 एंड 3। तो यहाँ पे भी डी डैश ऐसा है जिसमें एक की डिग्री 1 है, फिर इसकी डिग्री 3 है, और फिर सी डैश की भी डिग्री 3 है, तो इसने डी डैश के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप साइकिल्स भी चेक कर लें, नंबर ऑफ़ साइकिल्स, ठीक है। आपके पास एक साइकिल आ रहा था ये वाला, जिसका क्या नाम रखा हुआ था, सी डैश ए डैश बी डैश, ठीक है। एक आपका साइकिल आ रहा था सी डैश ए डैश डी डैश। तो यहाँ पे भी आपका ए डैश डी, ए डी एंड सी, और इसी तरह से ए सी एंड बी ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स भी दोनों के सेम है, यानी साइकिल वेक्टर भी सेम है, ठीक है। या अगर आप ओवरऑल देखें जो क्लोज डायग्राम बन रही है वो डी सी बी ए, और इसी तरह यहाँ पे डी डैश सी डैश बी डैश और ए डैश, ये चारों मिलके एक क्लोज डायग्राम बना रहे हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्लोज डायग्राम्स या नंबर ऑफ़ साइकिल वेक्टर्स भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ए बी सी एक साइकिल है, तो अब यहाँ पे इनमें से आपको एक ले लें हम, फॉर एग्जांपल ये सी डैश सी वाला और ए डैश ए वाला ले लेते हैं। हम एक ले लेते हैं इनमें से ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। ए जो है वो ए डैश के साथ, और सी हमने सी डैश के साथ कोरिस्पॉन्ड किया। तो अब आप यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर 4 पे कि साइकिल्स कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी सी अगर बन रहे हैं ए बी सी, तो दूसरे में आपके पास ये कोरिस्पॉन्ड है ए डैश बी डैश सी डैश साइकिल के। इसी तरह दूसरा साइकिल बन रहा था ए सी डी, तो ये कोरिस्पॉन्डेंस था ए डैश सी डैश एंड डी डैश के साथ। और इसी तरह तीसरा साइकिल आपका था बी सी डी ए, बी सी डी एंड ए, ये वाला जो साइकिल है आपका ये कोरिस्पॉन्ड है बी डैश सी डैश डी डैश एंड ए डैश से। इसका मतलब ये है कि अगर आप बी डैश से अपना वेक्टर के ऊपर वॉक स्टार्ट करें, एक पाथ स्टार्ट करें या एक ट्रायल स्टार्ट करें, तो वो उसी रास्ते से जिस रास्ते से आपका इस G1 वेक्टर में जा रहे हैं उसी रास्ते से आप उसी तरह के रास्ते से आप दूसरे वेक्टर में भी जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपकी 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ये चारों पार्ट्स कर दिए, तो इसका मतलब है G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2। ये मैं आपको इसकी PDF फाइल जो मैं लिख रही हूँ अभी इसकी भी भेज देती हूँ, ये रफ नोट्स हैं, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई हेल्प मिल सकती है तो आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, अब हम यहाँ पे देखें कि आपके पास ये दो ग्राफ्स, हमने एग्जांपल में दो ग्राफ्स लिए हैं जी एंड जी डैश। इसके अंदर आप नंबर ऑफ जी का पहले देखें, नंबर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी ई एफ, यानी टोटल 6 वर्टिसेस हैं। इसी तरह दूसरे में 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें है। अब नंबर ऑफ एजेस भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये बाहर से क्या आ रहा है 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी एजेस भी दोनों में 9 है और नंबर ऑफ़ वर्टिसेस भी दोनों में 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्टिसेस जी में कितने थे 6, नंबर ऑफ़ एजेस कितने थे 9, जी डैश में कितने थे 6 और जी डैश में 9 एजेस थे, ठीक है। तो अब हम डिग्रीज भी देख लेते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या क्या निकालना है, पहले हमने दोनों के वर्टिसेस चेक कर लिए, एजेस चेक कर लिए, फिर अब हम इसके हर वर्टेक्स का अलग-अलग से डिग्री चेक करेंगे और फिर इसका डिग्री सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि डिग्री इसके अंदर क्या क्या है, डिग्री ऑफ जी और इसी तरह डिग्री ऑफ जी डैश ले लेते हैं। सबसे पहले अब आपके पास इनके नाम है ए
बी, सी, डी, ई एंड एफ। इसी तरह दूसरी साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो अब हम इनकी डिग्रीज काउंट कर करके यहाँ पे दोनों तरफ लिखते हैं और हम फिर ये भी देखते हैं कि इनके क्या डिग्री सीक्वेंस सेम आ रहे थे या नहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप देखें ए पे, अगर आप ए जी में हम चेक करते हैं ए के अंदर से कितने वर्टेक्स निकल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ए की डिग्री कितनी हो गई, 3। इसी तरह बी की 1, 2, 3 और ये 4, बी की डिग्री कितनी हो गई, 4। ठीक है, सी में आप अगर देखें तो आपके पास जो सी वर्टेक्स है 1, 2 और 3 यहाँ से निकल रहे हैं। डी पे 1, 2, 3 और 4। फिर ई पे ई वर्टेक्स से 1 और 2 निकल रहे हैं। और एफ वर्टेक्स आपका अंदर है, 1 और 2 यहाँ से निकल रहे हैं, 2। ठीक है, अब इसी तरह हम 1, 2, 3 पे भी चेक करते हैं जी डैश के ग्राफ्स के लिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 1 से 3 निकल रहे हैं। 2 से चेक कर लेते हैं, 2 ग्राफ से 1 और 2 निकल रहे हैं। 3 ग्राफ से 1, 2, 3, 4, 3 ग्राफ से 4 निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से 1, 2, 3, 5 से 1 और 2, और फिर 6 से 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 6 से 4 निकल रहे हैं। ठीक है, अब पहले आप देख लें कि नंबर ऑफ वर्टिसेस विद सेम डिग्रीज आर सेम और नॉट। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखें डिग्री 4 के लिहाज से, नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 4 डिग्री के 1, 2, जी में कितने, 2। अब पहले जी का चेक कर लेते हैं, जी में 2 हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 3 का 1, 2। फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस डिग्री 2 के, वो कितने हैं, 2। हमने जी में देख रहे थे 2। ठीक है, अब हम जी डैश में देखते हैं। जी डैश में नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, फिर इसी तरह नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3, और फिर इसी तरह डिग्री 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 1 और 2 ये 4 वाले 2 हैं। फिर 3 वाले कितने हैं, 1, 2, और इस हिसाब से 2 वाले भी 2। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड जो इसकी डेफिनेशन के सेकंड, पहला डेफिनेशन का पार्ट था कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ्स में सेम होने चाहिए, जो कि सेम निकले। दूसरा इसका पार्ट ये था कि द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद सेम डिग्री शुड आल्सो बी सेम। ठीक है, तो सेम डिग्री के यानी 4 वाले भी दोनों में 2-2 हैं, 3 वाले भी दोनों में 2-2 हैं, और 2 वाले भी दोनों में 2-2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चेक करना है, हमें डिग्री सीक्वेंस चेक करना है। तो डिग्री सीक्वेंस इसी के लिहाज से बनेगा, ये जो हमने यहाँ पे अलग से डिग्रीज बनाई हैं, मैं यहीं पे ये देखें इसका डिग्री सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 दफ़ा 2 है, 2 दफ़ा 3 है, 2 दफ़ा 4 है, तो 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। और इसी तरह डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी डैश, ये क्या है, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। ये भी सेम आ गई, जी और जी डैश की डिग्री सीक्वेंस भी सेम आ गई है। अब लास्ट हमने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है, साइकिल चेक करने हैं। तो अब डिग्री सीक्वेंस भी सेम आ गया ना, तो अब हम साइकिल पे चलते हैं। तो साइकिल के लिए आप कॉरेस्पॉन्डेंस पे चेक कर लें। तो हम अगर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले डिग्री 4 वाले की चेक करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ डिग्री
4 वर्टिसेस। अब यहाँ पे डिग्रीज में चेक करें, डिग्री 4 वाले वर्टिसेस कौन कौन से हैं? पहले बी और डी हैं, तो हम पहले सिर्फ बी की चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब बी ने या तो कोरिस्पॉन्ड होना है 3 से, या फिर इसने कोरिस्पॉन्ड होना है 6 से, ठीक है। तो अब हम ज़रा ग्राफ की तरफ आते हैं। इस ग्राफ को मैं दोबारा नीचे ड्रॉ करती हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं। बल्कि पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि बी ने भी अगर कोरिस्पॉन्ड होगा तो या तो 3 से होगा या फिर 6 से होगा, 3 और 6। इसी तरह जो डी है आपका, डी वो भी डिग्री 4 का था, इसने भी 3 या 6 में से किसी एक से कोरिस्पॉन्ड होना है, ठीक है। डी शुड आल्सो भी कोरिस्पॉन्ड टू 3 और 6। अब हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों ग्राफ्स हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो बी है, अब हम चेक करेंगे कि जो बी है वो 3 के साथ कोरिस्पॉन्ड हो रहा है या 6 के साथ। अब हम चेक करने लगे हैं, ठीक है। जो बी है, आप देखें कि बी जो है वो उसमें से 1 2 3 और 4 निकल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 3 में से भी 1 2 3 और 4 निकल रहे हैं। अब हमने देखना है बी जिसके साथ जाके जुड़ रहा है, क्या 3 या 6 उसी के लिहाज से उसी तरह से बिहेव कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी को 3 के लिहाज से चेक कर रहे हैं। तो जब हम बी को 3 के लिहाज से चेक करते हैं तो बी यहाँ पे जाके सी से जुड़ रहा है, ठीक है। बी सी से जुड़ रहा है और सी की डिग्री कितनी है? 1 2। इसी तरह से बी यहाँ पे ए के साथ जुड़ रहा है, ए की डिग्री कितनी है? 1 2 3। फिर बी आपका ई से जुड़ रहा है, ई की डिग्री है 1 और 2। फिर बी आपका एफ से जुड़ रहा है, इसकी डिग्री भी 2 है। यानी बी जिन जिन के साथ जुड़ रहा है हमने उनकी डिग्रीज देख ली। अब हम 3 को देखते हैं। 3 आपका ए से जुड़ रहा था, ए की डिग्री है 2। यानी इसका मतलब है बी की जो साथ एडजेसेंट है ना, जितने भी वर्टिसेस, उनकी डिग्रीज आ रही हैं, एक 3 वाली आ रही है और 3 2 वाली आ रही है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 आपका अब 1 के साथ जुड़ रहा है, 1 की डिग्री कितनी है? 3। फिर 3 आपका 4 के साथ जुड़ रहा है, 4 की डिग्री देखें 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद 3 आपका 6 से जुड़ रहा है और 6 की डिग्री क्या है? 1 2 और ये 3 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये आपने बी के लिए लिखा था, अब आप अगर 3 के लिए लिख रहे हैं तो 3 के क्या आ रहे हैं? 2 और फिर बाकी 3 3 वाले हैं। सॉरी ये 4 है, 6 वाला 1 2 3 4 और फिर ये 3 3 और ये 4, ठीक है। इसको भी हम सेम ऑर्डर में लिख लेते हैं कि पहले छोटे और फिर बाद में बड़े। तो ये आ जाएगा 2 2 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हम जिसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं उनके एजेस जो हैं, उनकी जो इंसिडेंसी है वो सेम नहीं आ रही, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ एजेस और दूसरे के नंबर ऑफ़ एजेस सेम नहीं आ रहे। 3 के साथ तो नहीं हो सकता। अब हम 6 के साथ देखते हैं। अब हम 6 पे चेक कर लेते हैं कि 6 का क्या क्या हिसाब है। 6 आपका 6 के लिए आप चेक करें, 6 आपका जुड़ रहा है 5 के साथ, 1 के साथ और 3 के साथ, ठीक है, और 4 के साथ, ठीक है। तो हमने इसमें 5 के कितने हैं? 2। फिर इसी तरह 6 जो है वो 3 के साथ आ रहा है, तो 4 के साथ आ रहा है, तो 4 के कितने एजेस हैं? 3। इसी तरह 6 आपका 3 के साथ आ रहा है, 3 के 1 2 3 4। फिर उसके बाद 6 आपका 1 के साथ जा रहा था, तो 1 के 1 2 3, ठीक है। तो 6 की जो एडजेसेंसी बन रही है वो बन रही है 1 2 3 3 एंड 4, ठीक है। ये जो दोनों केसेस आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी आपको ये बी वाला नहीं दे रहा, यानी 2 2 2 और 3 नहीं दे रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम डी के कॉरेस्पॉन्डेंस कोई वर्टेक्स नहीं मालूम कर सक रहे, कोई फाइंड नहीं कर सक रहे। तो इसका मतलब है डी किसी की कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। हमने एक भी वर्टेक्स ऐसा मालूम कर लिया जो कि दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस ना हो, तो हमने वहीं पे कहना है कि ये इस एक की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको अब लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे कि सिंस बी एंड डी आर नॉट एडजेसेंट, बी एक और यहाँ पे आप देखें कि हाँ ये सबसे मेन एक यहाँ पे सबसे पहला बल्कि हमें देख लेना चाहिए था, बी और डी ये दोनों 4 वाले थे, ठीक है। इसी तरह 3 और 6 भी 4 वाले थे, तो ये दोनों 4 4 वाले एजेस आपस में जुड़े हुए हैं।
और यहाँ पे 4-4 वाले आपस में नहीं जुड़े हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, ठीक है। तो आप ये इस तरह भी कह सकते हैं, आप ये कह देंगे बी जिन एजेस के साथ जुड़ रहा है उसका, और जो 3 और 6 जिन एजेस के साथ जुड़ रहा है, जिन वर्टिसेस के साथ जुड़ रहा है, उनकी नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम नहीं है, इसलिए दोनों बी कैन नॉट बी कॉरेस्पॉन्ड टू एनी वर्टेक्स इन जी डैश, ठीक है, या G2। तो इस वजह से बी का जब कॉरेस्पॉन्ड नहीं आ रहा, कॉरेस्पॉन्डेंस वेक्टर नहीं हम मालूम कर रहे, तो एडजेसेंसी रिलेशनशिप जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। सिंस बी कैन नॉट बी correspond to any vertex of G dash, so the adjacency relationship is violated in vertices with degree 4। वर्टिसेस विद डिग्री 4 में एडजेंसी रिलेशनशिप नहीं लाइक कर रहा, सिमिलरली 3 में भी नहीं करेगा, आप किसी एक को चेक कर लें, ठीक है। हैंस G is not isomorphic to G dash, ठीक है, these are not isomorphic to each other, और G is not isomorphic to, इस दोनों तरह आप लिख सकते हैं। तो ये आपका बेटर है कि आप कॉरेस्पोंडेंस आप इसमें कॉन्जुगेट वाले पार्ट में साइड में लिखें, लेकिन आप इस तरह इक्वल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं जिसमें से एक आइसोमॉर्फिक था और एक नहीं था, ठीक है। तो इसकी अब हम एग्जांपल्स ये हो गई हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं कि एक्सरसाइज में ये कौन से टॉपिक को, एक्सरसाइज में आपके पास जो एक्सरसाइज 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज 2.3 इसका पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.3 1 एंड 2, ठीक है। इसी तरह 2.4 इसकी भी 1 एंड 2, और इसी तरह हाँ जी ये वाले 2 आपने करने हैं, बाकी डिटेल में हम आपको जो इसकी एक्सरसाइज है ना उसके डिटेल नोट्स या एक डिटेल लेक्चर हम रख लेंगे एक्सरसाइजेस का भी, जो आपसे कम्प्लीटली हो सकती हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आप बल्कि मुझे इसके सोल्यूशन करके मुझे सेंड करें, और जो नहीं हो सकती है हम उनको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये वाला जो अभी लेक्चर मैंने लिया है इसकी PDF फाइल आपको शेयर कर रही हूँ, तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब सब ग्रुप वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको फॉलो करेंगे, कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अब आइसोमॉर्फिक वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। अल्लाह हाफिज़।